ओके, आना दिख रहा है? निकुंज दिख रहा है आपका बच्चा? नाम लिखा है। सो नर्वस हाँ सिस्टम, न्यूरॉन हमारा लॉन्गेस्ट सेल है इन आवर बॉडी, राइट? सो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. It is made up of cell body and it is made up of axon and dendrites. तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा न्यूरॉन. डेंड्राइट्स होते हैं. सोमा का मतलब होता है कि एक्सॉन, सॉरी साइटोन. एनसीईआरटी ने साइटोन लिखा है इसका नाम. और एक्सॉन एक लॉन्ग टर्मिनल होता है और यहाँ पे नर्व एंडिंग होते हैं. इट इज नर्व एंडिंग. ये शीट का नाम नहीं मेंशन है, लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाते हैं तो ये नाम इसमें मेंशन है. आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है. इसमें न्यूक्लियस है, ये लंबा सा एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स है और ये हमारा सेल बॉडी. आओ, तो सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस होता है बट इट डजंट हैव सेंट्रियोल. इसीलिए न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं करते. न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड, व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव सेंट्रियोल. ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होने के बाद भी न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल मिसिंग है. They have a very special structure present in the body. We have very small ribosomes. अच्छा, अब जो न्यूरॉन इम्पल्स है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है? ये हमेशा डेंड्राइट से साइटोन से लेकर एक्सॉन के बीच में होता है और नर्व एंडिंग और दूसरे डेंड्राइट के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम लोग साइनैप्स कहते हैं. साइनैप्स का मतलब होता है गैप. ठीक है, साइनैप्स इज व्हाट? साइनैप्स मतलब गैप. किसके बीच का गैप है? एक नर्व एंडिंग के बीच का और एक डेंड्राइटिक टिप का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग साइनैप्स कहते हैं. साइनैप्स इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. मैंने लिख के रखा है, नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. अब मैं तुमको इसमें एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, देखो अब इसमें क्या होता है, जो इम्पल्स होते हैं, जो इम्पल्स होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं? हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं. हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि स्टिमुली को रिसीव करते हैं. स्टिमुली क्या होता है? कोई भी चेंज इन द एनवायरमेंट. चेंज इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुली. और उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करते हैं. आना डन? यस मैम. एनसीईआरटी ने दो रिसेप्टर्स के नाम दिए. एक गस्टेटरी रिसेप्टर्स. गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं. इट इज फॉर द टेस्ट. और एक क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर इन द नोज फॉर स्मेल. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो आने ही है. नेम टू रिसेप्टर्स, ये तो पूछते ही हैं. तो रिसेप्टर्स कौन होते हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. 5 सेंस ऑर्गन, यू नो दैट, राइट? और इस सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं which will receive the stimuli. स्टिमुली मतलब कोई भी चेंज इन एनवायरमेंट जिससे हमारा बॉडी रिएक्ट करता है. थ्रू विच आवर बॉडी रिएक्ट्स एनी चेंज इन एनवायरमेंट. गरम लग रहा है, ठंडी लग रही है, हाथ में कोई प्रिक हो गया है, ठीक है, तो कोई भी चेंज इन एनवायरमेंट जो हमारे बॉडी में एक रेस्पॉन्स क्रिएट करे उसको हम लोग स्टिमुली बोलते हैं. हमारे एनसीईआरटी में दो स्टिमुली के नाम है, सॉरी रिसेप्टर्स के नाम है. एक है गस्टेटरी रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट और दूसरा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर नोज. इज दैट क्लियर? यस बोथ ऑफ मैम. यू? ठीक. अब आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये नर्व एंडिंग है. नर्व एंडिंग का स्ट्रक्चर है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनसीईआरटी में दिया है. तो इसमें क्या करते हैं कि हमेशा इंपल्स कैसे फ्लो करता है? डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग. नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में साइनैप्स, फिर से वही सिस्टम शुरू होगा. तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो ये देखो, ये एक
नर्व एंडिंग है, दिस इज अ नर्व एंडिंग, जिसके एंडिंग पे क्या दिख रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और इसके पास ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं। अगर आप मुझे पूछो कि मैम कैसे जाता है, द नर्व्स आर कनेक्टेड एंड देयर वेरी माइन्यूट गैप between terminal position of an axon of one neuron and the dendrite of other neuron, the gap is called synapse. अब फ्लो कैसे होगा, इम्पल्स फ्लो कैसे होगा, दैट I'll tell you here. मैंने आपको क्या बोला, डेंड्राइट से जाएगा किसके पास, साइटोन के पास, साइटोन से किसके पास जाएगा, एक्सॉन के पास, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, और फिर कब जाए, कहाँ जाएगा, फिर से डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ऐसा होता रहेगा। लेकिन हर नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में जो गैप है उसमें क्या है, दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। इज दैट क्लियर आना? So मैम आप एक बार न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फिर से समझा सकते हो? अभी आते हैं उस पर दोबारा। ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बता रही हूँ मैं, ये आया तुमको? यस मैम। अब मेरी बात सुनो, ये इम्पल्स कौन से लैंग्वेज में जाते हैं, ये ट्रांसफर कैसे होता है, बहुत ध्यान से सुनना क्या कह रही हूँ। ये इलेक्ट्रिकली जाते हैं, सपोज मान लो ये एक हमारा न्यूरॉन है, इट इज अ न्यूरॉन, राइट, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। तो इसने डेंड्राइट से, ये सारे हमारे डेंड्राइट्स हैं, तो डेंड्राइट से कोई इम्पल्स उठाया, फिर उसको पहुंचाया किधर, नर्व एंडिंग। तो जा कैसे रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इलेक्ट्रिकली होते हैं, पूरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, ऑलराइट। जैसे साइनैप्स में पहुंचता है, मतलब यहाँ पे और एक न्यूरॉन होगा, अनदर न्यूरॉन, और फिर से ये डेंड्राइट एक्सॉन नर्व एंडिंग होगा। तो ये जैसे एक साइनैप्स के बीच में पहुंचता है, तो साइनैप्स में होता है कुछ केमिकल, हर बार साइनैप्स में कुछ केमिकल सीक्रेट होता है जो नेक्स्ट न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करे। तो कौन से लैंग्वेज में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है, कैसे कैसे होता है मैंने बताया, डेंड्राइट से साइटोन से एक्सॉन से नर्व एंडिंग, लेकिन कौन से भाषा में चलता है, in which order it goes with electrical impulse and chemical impulse. Is that clear? हाँ। तो अगर मैं बोलूं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, तो आप क्या बोलोगे, निकुंज आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, दो तरीके होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, पूरे न्यूरॉन की बॉडी में होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और दूसरा तरीका क्या है, केमिकल इम्पल्स, और ये कहाँ होगा, ये होगा साइनैप्स में। समझ में आया? और कैसे जाएगा इम्पल्स, ऐसे जाएगा, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, कभी भी इसको उल्टा नहीं होता है, इट इज नेवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक बार दोबारा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या देखते हैं हम लोग कि साइनस में कुछ केमिकल बन रहे हैं, देर आर सर्टेन केमिकल्स विच आर सीक्रेटेड, ठीक है। ये पूरा इलेक्ट्रिकली यहाँ तक आया, और फिर कुछ केमिकल बना, और फिर इसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करा, इसी केमिकल को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। these chemicals are produced in the synapse. Is that clear? आना? यस मैम। तो इसमें से क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, एक मिनट फिर मैं आगे बताऊंगी। नेम टू रिसेप्टर्स कर लोगे, नेम द टाइप ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिटेड इन न्यूरॉन्स, यू विल एबल टू डू इट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और दूसरा केमिकल। दूसरा केमिकल इम्पल्स, करेक्ट है। तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ, आ जाओ।
मैंने पढ़ाया जब क्लास में मैं गई था, देन आई टोल्ड यू कि ये जाते कहाँ तक। मैंने बताया कि डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन, अब ये कब तक ऐसे जाते रहेंगे, कहाँ पे रुकेंगे जाके ये, फ्रॉम वेयर इट विल स्टॉप। इसका कहीं ना कहीं तो स्टॉपेज होना चाहिए। तो इसका स्टॉपेज कहाँ है? जो डेंड्राइट से, तो डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग पहुंचे हैं, इसका स्टॉप किधर है? इसका स्टॉप है स्पाइनल कॉर्ड में। मतलब मतलब ये रिसेप्टर है, ध्यान से सुनो मेरे को, हाँ, ये रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर ने स्टिमुली लिया, इसको न्यूरॉन के पास पहुंचाया। कौन सा न्यूरॉन? जो स्टिमुली को रिसीव करता है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है, जो स्टिमुली को रिसीव करता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में लेकर पहुंचे। स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन, जिसको हम लोग इंटर न्यूरॉन कहते हैं, एनसीईआरटी बुक ने रिले न्यूरॉन लिखा है। इसको इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं और इसको रिले न्यूरॉन भी कह सकते हो। तो रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन कहाँ होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। और इससे जुड़ा हुआ होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहाँ होता है? इफेक्टर्स। इफेक्टर्स कौन होते हैं हमारी बॉडी में? मसल्स या ग्लैंड्स, क्योंकि इन्हीं को काम करना है। सपोज मान लो कि ये हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रिकी चीज टच करा, मतलब यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, दिस आर द रिसेप्टर्स। ये मैसेज को उठाकर चल पड़ा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जो लेकर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के टाइप्स हैं ये, जो इम्पल्स को लेकर जाए, दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। अब स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास एक एक रिले न्यूरॉन है। रिले रेस में भी हम लोग खड़ा करते हैं, याद है ना, रास्ते पे खड़ा करके रखते हैं रिले न्यूरॉन, रिले रेस में। तो वो इम्पल्स को उठाता है और दोबारा ऐसी मसल्स को भेज देता है कि हाथ हटाओ वरना जल जाएगा। तो इफेक्टर्स कौन हो गए हमारी बॉडी में जो काम करते हैं? हु डज द वर्क? मसल्स एंड ग्लैंड, दिस डू द वर्क। सो दिस इज अ रिफ्लेक्स आर्क, कैन यू सी दिस? ये क्या एक्शन हो गया? ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? एक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ब्रेन का काम नहीं है, ठीक है। अगर आपके हाथ में कुछ गर्म चीज छू लियो तो तुरंत हाथ हटाते हो, इसमें दिमाग नहीं लगाते हम लोग। सो इफ आई टेल यू व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज अ फास्ट, spontaneous action done by spinal cord without the help of brain या विदाउट एनी मोटिव ऑफ ब्रेन। बहुत कम पार्ट ऑफ मैसेजेस को हम लोग ब्रेन में पहुंचाते हैं, उससे पहले रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क? From the receptor to the sensory neuron to the relay neuron to the motor neuron to the effectors forms a arc. कोई डाउट है? आना? नो मैम, समझ आ गया। निकुंज? नहीं मैम। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या क्या होता है? जैसे हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लियो, हॉट ऑब्जेक्ट को टच कियो, हाथ हटाओगे ना। समथिंग प्रिकी, कुछ प्रिकी है, प्रिक कर गया है टो में, ठीक है, तब हटा लिए। या स्मेल ऑफ अ गुड फूड, waters the mouth,
ऑलराइट, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन के. ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया. अब इसमें से क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क? ड्रॉ द डायग्राम, ये तो आना ही है. हाँ, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ये तो आएगा ही आएगा. आना, यस मैम. ये आ जाएगा तुमको. क्वेश्चन यस नंबर मैम. 2. अच्छा, why there is a need of to evolve reflex action? देखो, छोटे छोटे जानवर में ना इतना रिफ्लेक्स एक्शन होता नहीं है, लेकिन जैसे जानवर कॉम्प्लिकेट होते गए, स्क्विरल जैसे कि, ये डॉग्स, ये कैट, इनकी रिफ्लेक्सेस बड़ी स्ट्रांग होती है. दे आर एबल टू, बहुत फास्ट उनका रिएक्शन होता है. ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इवॉल्व हुआ, और ब्रेन का इसीलिए काम नहीं हुआ क्योंकि ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस है. सोचोगे तो टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है. हम लोग को एक्शन जल्दी करना रहता है. अगर हाथ में कोई चीज, गरम पतीला छू लियो, उसमें सोच रहे हो तो तब तक तो जल ही जाओगे ना. पहले हाथ हटाओ, फिर सोचो कि क्या छुआ तुमने. ठीक है ना, पहले तो हाथ हटाओगे ना. तो रिफ्लेक्स एक्शन इवॉल्व इसलिए किया बिकॉज कॉम्प्लेक्स हो गया बॉडी डिजाइन. मैं आपको एनसीईआरटी बुक दिखाती हूँ एक बार. हाँ, लेट मी शो यू. वेट, देखो. हाँ, एनसीईआरटी बुक दिख रहा है. हाँ ना, यू आर गेटिंग. यस मैम. Okay, see, here is a point of receptors, gustatory receptors and olfactory receptors. यहाँ पे ये है कि कुछ chemical reactions होते हैं. It creates an electrical impulse and it travels to the dendrites and to the axon, and ये chemical impulse को set करते हैं at synapse. Done. Identify the part of neuron where the information is acquired. कहाँ पे होता है information acquired? Dendrites में. Through which the information travels an electrical impulse, cyton and axon. Where the impulse is converted to the chemical impulse, it is the synapse. Done. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या? रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्सली, हैंड, बैक, वाटरी माउथ, ये सब. और ब्रेन को क्यों नहीं लगाते? क्योंकि थिंकिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? इसीलिए हम लोग थिंकिंग प्रोसेस में नहीं जाते. और क्या है? रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यूज टू बी मोर एफिशिएंट एंड क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस इज नॉट फास्ट इनफ एंड मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल एंड नॉन कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क. तो इवोल्यूशन की जरूरत पड़ी, इवॉल्व हुआ. ऑलराइट, अब आओ. दिस इज द पिक्चर ऑफ योर रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क क्या कहता है कि रिसेप्टर्स हैं जो हमारे स्किन में प्रेजेंट हैं. एनसीईआरटी ने 3 रिसेप्टर्स के नाम दिए हैं. कौन कौन से हो गए? एक हो गया गस्टेटरी. गस्टेटरी कहाँ प्रेजेंट है? टंग में. और ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी किधर प्रेजेंट है? नोज में. और एक है पेन रिसेप्टर्स, वो किधर है? स्किन में. डन. आ जाओ. सो दिस इज ऑलराइट. तो देखो, ये रिसेप्टर्स है सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी से गया स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन होता है जिसको आप इंटर न्यूरॉन भी बोलते हो. एंड दिस ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द मोटर.
मोटर कनेक्टेड होता है इफेक्टर के साथ, इफेक्टर मतलब मसल्स, और कौन आता है इसमें, ग्लैंड्स, क्योंकि यही दो हैं जो हमारी बॉडी में काम करते हैं, और तो कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्स आर्क जैसा बनता है, यहाँ रिसेप्टर्स, यहाँ इफेक्टर्स, रिसेप्टर्स ने रिसीव करा, इफेक्टर्स ने काम करा। और ये वाला क्या जगह है, ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। यहाँ तक क्लियर है यस निकुंज? यहाँ तक मैंने क्लास में पढ़ाया था। ब्रेन के लिए सिर्फ आना रुक सकती है, आप भी रुक सकते हो, अदरवाइज आई विल टीच इन द क्लास ऑल्सो। निकुंज ऑडिबल हूं मैं? हाँ मैम। यू वांट टू स्टे? मैम ये ब्रेन वाला आप मंडे को करवाओगे क्या? ह्यूमन ब्रेन मैंने पढ़ाया नहीं, क्लास में पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है मैम, मैम तो अभी लीव कर लेता हूँ। ठीक, जब आना, यू स्टे। हाँ, मेरे को ह्यूमन ब्रेन पढ़ाना है थोड़ा सा तुमको। ओके मैम। तो ह्यूमन ब्रेन देखो, हाँ पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं, फिर मैं तुमको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ह्यूमन ब्रेन में बेसिकली ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन में हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है हमारा मिड ब्रेन, और दूसरा हमारा हाइंड ब्रेन। ब्रेन ये एक्चुअली साइड का विजन है, आना साइड से देख रहे हो ना, तो ऐसा दिखता है। ऊपर से देखोगे ना तो सिर्फ आपको फोर ब्रेन ही नजर आएंगे। इफ यू आर विजुअलाइजिंग इट फ्रॉम द साइड, तभी तुमको तीनों पार्ट ऑफ द ब्रेन नजर आते हैं। तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ये पूरा फोर हेड से शुरू होता है और फाइव फिंगर ऊपर तक जाके खत्म होता है। इसके ऊपर क्रेनियम है, क्रेनियम को स्कल कहते हैं। स्कल को हटाओगी तो तीन लेयर है, थ्री लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स। उसके बाद होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट, थिंकिंग पार्ट। अच्छा, तो अब मैम फोर सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट होता है? फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन में तीन चीजें होती हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है हाइपोथैलेमस, और दूसरा होता है पिट्यूटरी। ये तीन चीजें हमारे फोर ब्रेन में आती हैं, एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आना डन? सेरिब्रम सबसे बड़ा है और थिंकिंग पार्ट है, मेमोरी है ये हमारा, मेमोरी है ये हमारा, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा काम करता है हमारे बॉडी में। मेमोरी सेल सेरिब्रम में ही होता है, कॉन्शियसनेस सेरिब्रम में ही होता है। ये पूरा जो डीलिंग है सेरिब्रम करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है? ओके, हाइपोथैलेमस होता है अ पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन विच कंटेन पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ऐसा जगह जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी का सारे हॉर्मोन्स का करता धरता यही है। he takes care of every hormone in our body, so he is the master gland. हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट है। मैंने बताया था हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर है। फीलिंग ऑफ फुलनेस बताता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब कि इतना ही खाना खा सकती हो, दो रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते, चार ग्लास पानी ही पी सकते हैं। ये जो फुलनेस वाला फीलिंग है ये हाइपोथैलेमस देता है, ठीक है, कि इतना हम लोग इतना ही खा सकते हैं, ये फीलिंग ऑफ फुलनेस है। सैटिस्फैक्टरी सेंटर कहते हैं, हंगर साइट है ये। कितना खाना खा लोगी? चार रोटी, पांच रोटी, चलो 10 थोड़ी ना खा पाओगी। तो हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि हमको कितना अमाउंट ऑफ खाना खाना है, ठीक है। आओ इसको देखते हैं, ह्यूमन ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड मेड अप ऑफ नर्व्स,
किधर चला गया? हाँ, spinal cord is made up of nerves. Thinking it involves more complex and neural connections. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के बीच में, ये हमारा बॉडी है सपोज मान लो आना, हाँ, हमारे बॉडी के बीचों बीच क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन से हो गए? इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन आएगा इसके अंदर? ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में। ये वो नर्व्स हैं जो ब्रेन से अराइज होते हैं, और कुछ नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और बॉडी में फैलते हैं। जो ब्रेन से अराइज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। और स्पाइनल नर्व्स कौन से होते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। स्पाइनल नर्व्स कौन से हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन हमारा थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये वो रीजन है जो सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। ठीक है, सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर, जैसे कान, क्या सुन रही हो, वो स्पाइनल कॉर्ड में क्यों जाएगा? वो तो सीधा ब्रेन में ही जाएगा ना। कान स्पाइनल कॉर्ड के पास है कि ब्रेन के पास? ब्रेन के पास है। आंख से जो देखते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में क्यों जाएगा? वो सीधा ब्रेन में जाएगा। तो रिफ्लेक्स सेंटर अगर कोई है जो रिसीव करता है सेंसरी इंपल्स को हमारे ब्रेन में, वो फोर ब्रेन। हमारा हियरिंग, स्मेल, साइट, ये फोर ब्रेन डिसाइड करता है ये स्पाइनल कॉर्ड क्यों जाएगा। There are separate association where sensory information is interpreted and put in together with information with other receptors as well as information that is already stored in the brain. ठीक है, कोई चीज देखती हो, सपोज मान लो कोई हार्ड चीज देख रही हो, तो बोल पाओगे ना कि मैम ये स्टोन है, ये कांच है, या ये कोई स्टील है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे ब्रेन में ये स्टोर्ड है। कांच ऐसा दिखता है, स्टील ऐसा दिखता है। अब एक छोटे बच्चे को दे दो, 1 साल के बच्चे को, उसका में मेमोरी कुछ है ही नहीं, वो तो सब कुछ मुंह में ले लेगा, उसको पता ही नहीं है क्या है ये। जब उसको पता चलेगा कि इसको ये है, इसको नहीं खाना चाहिए, तो वो नहीं खा, उसका मेमोरी बन गया। तो ये सब कौन काम करेगा? इतना काम ब्रेन का, फोर ब्रेन, सेरिब्रम करता है। चलो, बेस्ड ऑन दिस डिसीजन, डिसीजन ले सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, इंफॉर्मेशन है इसके पास, मोटर एरियाज की इंफॉर्मेशन है, वॉलंटरी एक्शन कर सकता है, हमारे हाथ पैर के मूवमेंट को चेक कर सकता है। और मैंने तुमको बताया ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस, सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, ये हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस, आना डन? यस मैम। चलो, अब आते हैं हम लोग मिड ब्रेन का। एज सच कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। बड़े क्लास में इसका और भी फंक्शन है, इंटरेस्टिंग है बहुत। मिड ब्रेन के पास बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक कॉम्प्रीहेंड नहीं किए गए हैं, लेकिन अच्छा है। ठीक है, हमारे अभी 10th के एनसीईआरटी में इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, इसको बस बोलते हैं इट्स अ कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब आते हैं हम लोग हाइंड ब्रेन के पास। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का कनेक्शन मेडुला है। मेडुला, मेडुला ही वो कनेक्शन होता है। मेडुला क्या करता है? मेडुला कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, अभी बताती हूँ। देखो, जैसे there are many involuntary actions which are controlled by midbrain and hindbrain. All these involuntary actions like blood pressure, salivation, vomiting, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला क्या क्या काम कर लेगा? ब्लड प्रेशर को चेक कर लेगा, सलाइवेशन को, बहुत भूख लग रही है, सलाइवेट हो रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है बहुत तेज, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है, कंट्रोल से बाहर है हमारे। और इसको कौन करता है? इसको मेडुला डील करता है। ठीक है, पॉन्स हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है। पॉन्स हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, हमारे रेस्पिरेशन को
देखता है। मेडुला क्या करेगा? इनवॉलेंटरी एक्शंस, हमारा ब्लड प्रेशर, छींकना, जो हम लोग स्नीज करते हैं, इट इज ऑल बीन कंट्रोल्ड बाय मेडुला। अच्छा, तो सेरिब्रम क्या करेगा? सेरिब्रम हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, और ये क्या करता है? बैलेंसिंग करता है, हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस कर सकता है। हम लोग एक लाइन में चल पाते हैं, बाईसाइकिल चला पाते हैं, एक जगह से कुछ चीजें उठा सकते हैं, हमारा बॉडी बैलेंस है। इट इज बिकॉज ऑफ सेरिब्रम, बिकॉज ये हमारे वॉलेंटरी पोजीशंस को चेक कर सकता है, हमारे बॉडी को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, आना। तो इनवॉलेंटरी कौन कौन कर सकता है? इनवॉलेंटरी कौन कौन कर सकता है? इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है? मैम मैं ये यही पूछने वाली थी। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन करता है स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें कौन कौन से एक्शन आते हैं? अवे पिकिंग अप, क्या, हॉट ऑब्जेक्ट टचिंग, है ना, वाटरिंग ऑफ सलाइवेशन ऑफ माउथ, ये सब आता है। कुछ खाना सूंघ लिया तो बहुत अच्छा सा भूख लग रहा है। इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन करता है? मेडुला ऑफ द ब्रेन, मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन करता है। और ये और क्या क्या कर सकता है? वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन लेकिन इनवॉलेंटरी है। ब्लड प्रेशर इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन लेकिन इनवॉलेंटरी है। रिफ्लेक्स एक्शन भी इनवॉलेंटरी है लेकिन बहुत फास्ट है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और वॉलेंटरी एक्शंस को कौन कौन चेक करता है? वॉलेंटरी एक्शन को सेरिब्रम कर लेगा और सेरिबेलम भी कर लेगा। बेलम कौन होता है? हाइंड में होता है, और ब्रह्म कौन होता है? फोर का पार्ट होता है। इज दैट क्लियर जाना? डन है? इसको नोट डाउन कर लिया अपने बुक में? लिया। अच्छा, ये तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, हाउ आर टिश्यूज प्रोटेक्टेड? आई थिंक ये करवाया था। अच्छा, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ब्रेन बॉक्स होता है, राइट, जिसको क्रीनियम कहते हैं। यस। इसके अंदर ब्रेन है हमारा। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होगा? वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, तो जैसे बॉडी इज डिजाइन, बोनी बॉक्स में एक डिजाइन है, और इनके बीच में एक फ्लूइड भी फील्ड है, एक एक फ्लूइड फील्ड है। उसको हम लोग कहते हैं, देखो लिखा है फ्लूइड फील्ड बलून विच प्रोवाइड द शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टेब्रल कॉलम, जिसको बैकबोन कहते हैं हम लोग। ये हार्ड है, बम्पी स्ट्रक्चर है, और एक फ्लूइड है जिसका नाम है CSF। ये क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको भी रट्टा मत मारो, सेरिब्रम में फील्ड रहता है और स्पाइनल में फील्ड रहता है, इसीलिए इसका नाम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, आना। यस मैम। एक मिनट ना, मैं अपना एक वो PDF भी दिखाती हूँ तुमको। Wait. See this, this is human brain, which is forebrain, midbrain and hindbrain. ये हमारे पॉन्स, सेरिब्लम और मेडुला। पूरा नाम पढ़ोगी तो मेडुला ऑब्लांगेटा है। NCERT ने ऑब्लांगेटा नहीं लिखा है, बच्चे डर जाएंगे, तो सिर्फ मेडुला लिखा है। तुम्हारे स्कूल में तो बोल दिए होंगे आना मेडुला ऑब्लांगेटा। हाँ। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स का नाम मेंशन नहीं है लेकिन पैराग्राफ में मेंशन है कि रेस्पिरेटरी सेंटर, मेमोरी, थिंकिंग, सब ये फोर ब्रेन के पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो हो गया वो हो गया थर्मोस्टेट और फीलिंग ऑफ फुलनेस। पिट्यूटरी हमारा मास्टर ग्लैंड। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसमें साइट, स्मेल, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉजिक सब आ जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है,
I'll rub all this. तो देखो, हाँ, इसमें देखो जरा, दिस इज आवर ब्रेन विच इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियम. ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड विच इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम. दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच इज कॉल्ड द मेडुला. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. तो ये हैंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन. मतलब जो अगर सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा, अगर तुम ऐसे देखती हो ना, इफ यू आर विजुअलाइजिंग फ्रॉम द टॉप, तो तुमको सिर्फ फोर ब्रेन ही दिखाई दे. यू विल सी ओनली द फोर ब्रेन. दिस इज द फोर ब्रेन, दिस इज सेरिब्रम बेसिकली. इसको सेरिब्रम ही बोलोगे. दिस इज सेरिब्रम. आना डन. यस मैम. लेकिन वो जो पिक्चर है ऐसे काट के हम लोग ने साइड से देखा है, तभी जाके ऐसा दिख रहा है वो. इट इज लुकिंग लाइक दिस. तो वॉलेंटरी सेंटर्स कौन कौन से हो गए? सेरिब्रम हमारा वॉलेंटरी सेंटर हो गया, सेरिब्रम हमारा वॉलेंटरी हो गया. इनवॉलेंटरी कौन से हो गए? मेडुला हमारा इनवॉलेंटरी हो गया. डन. यस मैम. तो आना इसको पढ़ लो, और इसके बाद कोई डाउट है? इसके बाद अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करना अपना, ठीक है? मैं इसको भेजती हूँ तुमको रिकॉर्डिंग. वैसे कोई डाउट्स है नहीं. अच्छा, फिर भी तुम देख लो, एनसीईआरटी भी पढ़ लो. अगर एनसीईआरटी के लाइन में भी तुमको कोई डाउट होता है, देन यू आस्क मी. ठीक है? ओके मैम. चलो फिर, बाय बाय. बाय मैम.